हेलो नमस्कार, आपके अपने 11 मिनट के शो में पुनः स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे खरपतवार का पार्ट थर्ड। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, हम खरपतवारों के वर्गीकरण को लेकर के बात कर चुके थे और खरपतवारों के वर्गीकरण के बाद में आज हम नियंत्रण देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके जो बता देता हूं, एक जो रह गया था हमारा वो है परजीवी खरपतवार। ये ध्यान रखना, परजीवी खरपतवार। फिर चलते हैं नियंत्रण पर। देखिएगा, एक होते हैं रूट परजीवी, ये ध्यान रखना, रूट पैरासाइट। ठीक है, इन्हें कहते हैं रूट पैरासाइट, ये ध्यान रखना। इसमें देखिएगा, एक होता है आपके पूर्ण जड़ परजीवी। क्या होता है? पूर्ण जड़ परजीवी। और पूर्ण जड़ परजीवी में कौन आता है? ये ध्यान रखना, ओरोबंकी आपने देखा होगा। और ये ओरोबंकी आपको ध्यान रखना, ये किस में दिखाई देता है? विशेष रूप से सोलेनेसी फसलों में आपको दिखाई देगा। और सोलेनेसी के साथ साथ ध्यान रखना, इसका प्रभाव रबी में, और जो रबी में भी जैसे अगर आप देखोगे तो विशेष रूप से सरसों में दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको। एक दूसरा होता है अर्ध जड़ परजीवी। कौन सा होता है? अर्ध जड़ परजीवी। और अर्ध जड़ परजीवी की जब आप बात करोगे तो इसमें एक आता है आपका स्ट्राइगा। ठीक है, स्ट्राइगा, इसे रूखड़ी भी तो कहते हो ना आप। ये अर्ध जड़ परजीवी है और ये बाजरा, और विशेष रूप से बाजरा और ज्वार में देखा जाता है। और अगर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर कर देना खरीफ। अब मैं एक और बता देता हूं, लगे हाथी यहां पर। और दूसरा कौन सा है? वो दूसरा देखो, ये रूट परजीवी। एक होता है स्टेम पैरासाइट। और स्टेम पैरासाइट में अगर आप देखोगे तो स्टेम पैरासाइट में क्या दिखाई देगा? एक तो होता है पूर्ण तना परजीवी। तो पूर्ण तना परजीवी में कौन आता है? आपने देखा होगा अमरबेल, कुस्कुटा रिफ्लेक्सा, अमरबेल। और अमरबेल विशेष रूप से किस में दिखाई देती है? रिजके में। और रिजका नहीं हो तो ये ध्यान रखना, जो आपके ये होता ना बरसीम वगैरह, उनमें देखी जाती है। दूसरा कौन सा होता है? अर्ध तना आपकी। तो अर्ध में कौन आता है? लोरेंथस, अर्ध तना परजीवी। और अर्ध तना परजीवी में कौन आता है बेटा? लोरेंथस आता है, ये ध्यान रखना आपको। और आपके लिए सवाल छोड़ देता हूं यहाँ कि लोरेंथस का प्रकोप कौन से फ्रूट में सबसे ज्यादा देखा जाता है, ये ध्यान रखना आपको। और कौन सी प्लांटेशन क्रॉप में देखा जाता है। और अब चलते हैं हम आपके इसके नियंत्रण पर बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगर आप कंट्रोल की बात करोगे तो नियंत्रण को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है निरोधात्मक, या जिसको कह सकते हैं प्रतिबंधात्मक, और एक होता है चिकित्सात्मक। तो देखिएगा, इसे कहते हैं निरोधात्मक, या बेटा इसको कह देते हैं प्रतिबंधात्मक। और यहां पर मैं बता दूं कि इसे कहते हैं क्यूरेटिव। क्या कहते हैं बेटा? क्यूरेटिव कहा जाता है। और एक होता है चिकित्सात्मक। ठीक है, चिकित्सात्मक। ध्यान रखना, निरोधात्मक क्या होता है? किसी नए क्षेत्र में आपके वीड का प्रकोप होने से पहले ही रोक दिया जाए, यह ध्यान रखना आपको। ठीक है, नए क्षेत्र में प्रवेश से पूर्व ही रोकना। और इसमें क्या करते हैं बेटा? आपको पता होगा इसमें क्या करते हैं। जैसे साफ सुथरा, यानी कि खरपतवार रहित बीज, क्या करते हैं? खरपतवार रहित बीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके साथ में ही आपके खरपतवार रहित कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे खरपतवार आपके खेत में नहीं पूछे। और अब चलते हैं चिकित्सात्मक में। आइएगा, आगे की ओर चलते हैं चिकित्सात्मक में। तो ये क्या था? क्यूरेटिव में जैसे फसलों की बुआई समय पर कर देना, खरपतवार रहित बीजों का प्रयोग करना, कृषि उपकरण साफ सुथरे हो, खेत आपके जो फार्म यार्ड मेन्योर है वो क्या हो? सड़ी गली हो, जिससे क्या है, कुछ वीड है जो आपके जर्मिनेट नहीं होंगे। नहरिया हमारे जिसको कह सकते पानी के शोर से, वहां से कोई नहर से आपके खरपतवार नहीं आए। पशुओं को ऐसे क्षेत्र में चराया जाए जहां पर वीड नहीं हो। और अब चलते हैं आपके चिकित्सात्मक नियंत्रण में। तो चिकित्सात्मक नियंत्रण, और चिकित्सात्मक नियंत्रण में क्या होता है? एक थोड़ी सी बात लिख लीजिएगा। इसके अंतर्गत खरपतवारों को उस सीमा तक नियंत्रित किया जाता है कि फसलों पर हानिकारक प्रभाव नहीं हो। तो यहां पर देखिएगा, खरपतवारों का प्रकोप होने के बाद उन्हें उस सीमा तक नियंत्रित करना ताकि
फसलों पर हानिकारक प्रभाव नहीं हो। तो इसमें क्या है, यानी कि प्रकोप होने के बाद नियंत्रित कर रहे हो। तो जैसे इसमें भी दो चीज होती है, एक होता है खरपतवारों का उन्मूलन, यहां पर देखो खरपतवारों का उन्मूलन, इसके लिए एक वर्ड याद रखना, इराडिकेशन, ये ध्यान रखना है, इराडिकेशन। और ये भी याद रखना कि इराडिकेशन का मतलब क्या होता है, कि खरपतवारों को किसी भी क्षेत्र से जड़ मूल से उनकी पीढ़ियां की पीढ़ियां ही नष्ट कर दे, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर इसको कहते हैं कि खरपतवारों को जड़ मूल सहित पूर्णतया नष्ट करना इराडिकेशन कहलाता है। और इसके बाद में आता है खरपतवारों के नियंत्रण की जब बात आती है, और सामान्यतः हम यही पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहां पर देखो दूसरा, इसमें खरपतवारों का प्रबंधन। तो खरपतवारों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, तो यहां पर देखो प्रकोप होने के बाद उन्हें कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, इसके लिए कुछ विधियां हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा भौतिक और यांत्रिक विधि, ठीक है, भौतिक और यांत्रिक विधि। आपने सुना होगा रासायनिक विधि, आपने सुना होगा सस्य विधियां, एग्रोनॉमिकल मेथड, सस्य विधि। आपने सुना होगा आपके जैविक विधि, जिसको कह सकते हैं कौन सा, जैविक विधि, क्या कह देते हैं इसको, जैविक विधि। अब देखो भौतिक और यांत्रिक विधि क्या होती है, फटाक से किसको देख लो एक बार, यहां पर देखिएगा, क्योंकि मैं केमिकल तक पहुंचना चाहता हूं। भौतिक विधि में क्या होता है, भौतिक या यांत्रिक में ध्यान रखना, यंत्रों की सहायता से या हमारे फिजिकल पावर्स के साथ खरपतवारों को नियंत्रित करना। जैसे भाई क्या किया, हाथ से उखाड़ करके फेंक दिया, ठीक है, हाथ से उखाड़ कर फेंकना, ठीक है, भौतिक में। जैसे आपके खुरपी से नष्ट करना, ठीक है, खुरपी से नष्ट करना। जैसे चेनिंग ध्यान रखना किसमें काम में लेते हैं, जलीय खरपतवारों के नियंत्रित करने के लिए। तो जलीय जो खरपतवार होते हैं उनको क्या करते हैं, चैन डाल करके खींच करके क्या कर दिया जाता है, उनको नष्ट कर दिया जाता है। जैसे आप क्या करें, निराई गुड़ाई कर लें आप जैसे क्या कर ले, पलवार, एक होता है वर्ड मल्चिंग, क्या वर्ड यूज होता है, मल्चिंग में क्या होता है, आपके सरफेस को क्या कर दिया जाए, कवर कर दिया जाए, जिससे क्या है, जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे वीड, ये ध्यान रखना आपको। कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पर खरपतवारों को काटा जाता है, तो ये ध्यान रखना, खरपतवारों को काटना। अब खरपतवारों को काटना ये किस में काम में आता है, यह मेथड बहुवर्षीय खरपतवारों के नियंत्रण में प्रयोग करते हैं। किसमें प्रयोग करते हैं बेटा, बहुवर्षीय खरपतवारों के नियंत्रण में, बहुवर्षीय खरपतवारों के नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई शुष्क क्षेत्र में है तो वहां पर पानी भरना, तो हम क्या कर सकते हैं, पानी भरना। जैसे खरपतवारों को जलाना, तो खरपतवारों को हम क्या कर सकते हैं, जला करके भी नष्ट कर सकते हैं। एक है जैसे भू परिष्करण, क्या होता है, भू परिष्करण करना, इसे क्या कह देते हैं बेटा, इसे हम टिलेज कह देते हैं। तो ये भौतिक विधि है। और इसके बाद में देख लेते हैं एग्रोनॉमिकल मेथड्स, क्योंकि ये इसका पार्ट है दूसरा। देखिएगा सस्य विधियां, अगर खरपतवारों के नियंत्रण की बात करें तो सस्य विधियां एग्रोनॉमिकल, या इन्हें कृषित विधियां भी कह देते हैं बेटा, कृषित विधियां। तो यहां पर क्या आएगा, अगर आप देखेंगे तो कृषि विधियों में क्या आएगा, तो देखो नॉर्मल चीजें हैं। गर्मियों में गहरी जुताई करना, क्या करना, तो गर्मियों में गहरी जुताई, इससे क्या होगा, खरपतवारों के जो वीड है वो या तो कुछ जानवर चुग जाएंगे, या हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएगा, खरपतवार नष्ट हो जाएगा। सबसे अच्छा एक और है फसल चक्र को अपनाना। क्या होता है बेटा, फसल चक्र को अपनाना। क्रॉप रोटेशन इज ए बेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ वीड बाय एग्रोनॉमिकल मेथड। समय पर बुआई करना, ये ध्यान रखना आपको, क्या होता है, तो याद रखिएगा, समय पर फसलों की बुआई करना। अगर हम समय पर फसलों की बुआई करेंगे तो वीड जिसको कह सकते हैं उतना प्रभावी नहीं होता है।
यहां पर देखिएगा, फिर अगर हम देखें तो आपके ध्यान रखना सही बीज दर का प्रयोग, सही बीज दर का प्रयोग करना। तो सीड रेट क्या होनी चाहिए, अगर जितनी सीड रेट परफेक्ट होगी उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, मृदा सुधारकों का प्रयोग करना। और मृदा सुधारकों के प्रयोग में क्या आता है, जैसे विशेष रूप से अम्लीय भूमि है तो अम्लीय भूमि में क्या कर सकते हो, आपको चूने का प्रयोग करना चाहिए। अगर भूमि क्षारीय है तो क्या करें, क्षारीय में जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। क्षारीय भूमि में आप क्या कर सकते हो, जैसे गन्ना के उप उत्पाद, गन्ना उप उत्पादों का आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हमारे जिसको कह सकते हैं क्या थे, 11 मिनट के सेशन में रासायनिक खरपतवारों के नियंत्रण की विधियों को लेकर के बात कर रहे थे। आज के सेशन में मैंने 2 सवाल पूछे हैं। पहला, लोरेंथस कौन से फ्रूट को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, और लोरेंथस कौन सी प्लांटेशन क्रॉप्स में इसका प्रकोप देखा जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर वाकई में लगता है कि 11 मिनट की क्लास हमारी जिंदगी के 11 मिनट हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से इसे अपने ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आने वाले समय में इस 11 मिनट के सेशन को मैं एक और नया क्लेवर और फ्लेवर दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।